हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे। जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंदे घंटे पहले दोनों एक ही बस से इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम देने पहुंचे थे। उसकी ऐसी बेतकल्लुफी देख मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा न समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियातन सामान्य रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकालना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरे बाद वाली ही थी। एग्जाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्जाम दे के वापस लौटा तो दिलो-दिमाग में वही तारी थी। हल्की से मेकअप और कांधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरे आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनता वही गाना उसमें फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। शायद उसके संगत का असर मेरे पे भी हो गया था। इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद भी न तो मैं उसका नंबर मांग पाया था, नहीं उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है और एफबी पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप एफबी सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी मिलने की, जब हम दोनों को एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था। एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पे एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नजरें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसने आवाज दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़े सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे, सबका सब भगवान क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर हूं। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ उटपटांग बोलता ही कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियां बेहद रही थी, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होंगे क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बजे चुके थे तो सबको भूख भी लगी गई थी। इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपना मजबूरी बताया कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना है। आधे घंटे बाद जब खाना खाके स्प्राइट का केन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था तो वो मुझे कॉर्नर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना केन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया, फिर भी मैंने 2 केन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी जोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लेक और एक क्लोव था। मैंने क्लोव जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कश लेने लगा।
अभी 2-4 कश ही लिए होंगे कि उसका फोन का फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पे था। ऐसे तो मैंने उसके ड्रेस के हल्के से झलक से ही उसे पहचान लिया था, फिर भी मैंने पूछा कौन हो, जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते और फिर तुम तो अब मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कश लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू। अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। फेंकोगे भी या अभी और फुटेज खाओगे? मैंने सिगरेट होंठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी। शुभ मजाक नहीं कर रही, सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो जाएगा, इसलिए चुहल किया कि मैं तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे होंठों पे अपनी होंठ रखोगी और पूछोगी कि क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए होंठों से ज्यादा जरूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि ओ मेरे सस्ते फेसबुकिया फिलासफर, चलो अब इलायची खाओ, नहीं तो रात भर में स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी। एडमिशन वगैरह होते होते वो इतना करीब हो गई कि गर्लफ्रेंड से कम आदत ज्यादा लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता। जब भी साथ होती तो जमाने भर की बातें ढूंढ लाती और सुनाती। मैं उसके चेहरे के तरफ तकता और खामोशी से सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और कैरियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर संजीदा हो जाती। उस वक्त उसके चेहरा ऐसे लगता जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शांति और मासूमियत उसके चेहरे पे छोड़ रखी हो। जब वो ज्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करते हुए इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान की बुद्ध, इतना भी शांत मत दिखो, तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगती। तब मैं बस उसे देखता रह जाता निर्विकार। अक्सर मुझे जबरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट पड़ती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुप पड़ जाता। खाने में न तो मुझे पिज्जा पसंद था न ही डोसा, मगर वो जबरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करता तो कहती, मेरे हाथों में जादू है, तुम खा के देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे जिद करके मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीट खाने से मना कर देता और वो मीट को पानी से धोकर खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं दुबली जाऊंगी। ये बात मेरे मन में भर गया था। बचपन में मैं उन पे गुस्सा होता तो कहता कि आगे से खाना नहीं खाऊंगा और आपको दुबला कर दूंगा। सब लोग हंसते, मैं नहीं समझ पाता। बच्चा था ना, उसके साथ अभी भी बच्चा ही बन जाता। खाली क्षणों में कभी इतनी खुशी देखता तो ऐसा लगता कि कहीं कुछ बिगड़ न जाए। अक्सर मेरे साथ यही होता आया है, जब ज्यादा खुश होता हूँ तो बड़ा दुख आने वाला होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मिलना जुलना कम हो गया। मैं उसे मैसेज करता कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं तो उधर से जवाब केवल स्माइली में आता। इसी बीच दशहरे की छुट्टी हो गई। मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे फोन पे बात कर पाना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के उसे कॉल करता, मगर उसके बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ले रही हो। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया। उसका कॉल भी आता तो नहीं उठाता। छुट्टियां बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुका थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरअंदाज कर देते। कॉलेज के नए रूटीन का बहाना होता, मगर मुझे सब कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया ताकि अपने आंखों से उसको किसी और के साथ न देखूं। किताबें रूम ले ही मंगा लेता। वैसे भी उनमें अब मन नहीं लगता।
कॉलेज में आने के बाद जाने क्यों बिना नागा रोज रात को वो फोन करती, मैं उसके सामने इन सब चीजों का जिक्र छेड़ता तो वो ऐसे शो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पुराने दिनों का जिक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पे ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मैं खुद में ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उसे कह दिया कि मेरे पास फोन न करो प्लीज, अब सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मुझे लगा कि इतना कहने पे भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने के बजाय चहकते हुए बोली, शुभ अगर तुम्हें सब कुछ खत्म लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बात काटने वाली, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस एक काम कर दो, मेरी फोटोज डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूंगी। मैंने उसके फोटोज डिलीट कर दी और वॉलपेपर पे वापस माँ की तस्वीर लगा दी। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूंगा। लेकिन अगले दिन फिर से उसका फोन आ गया। मेरे रिसीव करते ही वो चहक पड़ी, कैसे हो, लाइफ मजे में है या नहीं। मैं चुप्पी साधे हुए था, वो मुझे तरह तरह के सवालों से उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी क्या, सिंगल होके कैसे फीलिंग आ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ पूछ के नश्तर की तरह भीतर चुभो रही थी। जिस्म के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कांच की किरचियां बिखरी हुई हो और सीने में चुभ रही हो। मैं चुप पड़ा, बस उसके कॉल सुन रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे, गला रुंध गया था। फोन कटा तो महीनों बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री तड़प के बाहर जाके गुमटी खुलवाई और 2 डब्बे सिगरेट लाके फूंक डाला। इस बार फेफड़े के साथ साथ रूह भी धुएं से भर जाए ऐसी कोशिश थी। अगले दिन जब दोपहर को नींद खुली तो उठते ही एफबी पे स्टेटस सिंगल कर दिए। धीरे धीरे ब्रेकअप की खबरें सबको लग पता चल गई। मैं चुप सा हो गया था। कॉलेज से आता और खुद को कमरे में पैक कर लेता था। किसी से काम भर से ज्यादा बातें नहीं करता। व्हाट्सएप एफबी अनइंस्टॉल कर दिया। रोज शाम को माँ से बात कर करके उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज रोज एक ही बात सुन के भी नहीं उबती। उन्हें लगता कि मैं किसी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की बात कहती। पापा को फोन करके रोज गुड नाइट बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ तो ढके छुपे ढांढस बंधाते कि बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराना, दुख के दिन हंसते खेलते हुए काटने चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि कैसे वो किसी भी सेक्शन में जा रही है तो सब लड़के उसको मेरा नाम लेके ट्रोल करते हैं। जहाँ जाती है सब उसे जोर जोर से मेरा नाम लेकर बुलाते हैं। वो उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता, सिगरेट के धुएं में उसे भुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मैं नजरें फेर लेता। अपने अच्छे एकेडमिक और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज के डिसिप्लिन कमिटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जला के जैसे ही मैंने बुक खोला कि गार्ड ने आके बताया कि अर्जेंट है, डीन सर बुला रहे हैं। भागते हुए जब मैं डीन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो उसी सीनियर लड़के के साथ बाहर खड़ी थी। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज जब उसने लड़के से किसी बात पे झगड़ा कर लिया तो उसने उसे जोर से मार दिया। वो बेहोश हो गई थी। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट्स के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद उसके तरफ आंख उठा के देखा। आंखों के बगल में काला धब्बा साफ नजर आ रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कभी यही आंखें थी जो मेरे आंखों से चाहकर भी ओझल नहीं होती थी। मैंने डीन सर को बतलाया कि लड़का तो पहले से आवारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़की का एबॉर्शन करवा के निकालते हैं। सर मुतमिन नहीं थे। उनका कहना था इसके लाइफ की गारंटी कौन लेगा और पैसे कौन देगा, माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूंगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे।
मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे पटक आया कि अगर लड़की के जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वैलेट खंगाला तो 2000 रुपए थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ ने बर्थडे पे एक गोल्डन रिंग दिया था, उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, कुछ दोस्तों से उधार लेके उसका एबॉर्शन करवा के उसके हॉस्टल छोड़ आया। सर से रिक्वेस्ट करके उसके न निकालने का लेटर भी लेके दे दिया। 5 से 6 दिन की दौड़ धूप के बाद जब बैठा तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। ओपन किया तो उसने मेरी एफपी के साथ अपनी कोलाज बना के नीचे कैप्शन डाला हुआ था, आई एम सॉरी शुभ, मैं बहक गई थी। तुम्हारा प्यार ज्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई। अब तुम्हारी राधा बनके जीवन गुजार लूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फक ऑफ बिच लिखा और सेंड कर दिया। मैं खुद को दोबारा इश्क के गलतफहमी में नहीं डाल सकता था। इफ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कृपया कमेंट करके अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।